Hello friends, welcome to daily news analysis of The Hindu. Today the date is 7th October, so let's get started and time is really running fast. Okay, so देखते देखते 31st December आ जाएगा. Be serious about your preparation, especially with your prelims because it is really getting very dicey. Okay, and don't ignore your CSAT. पिछले 2 साल में ऐसे कई बच्चे रहे हैं जो बहुत अच्छे जिनको देख के लगता था कि ये मेंस के लिए बहुत अच्छे से तैयार हैं, बट कहीं ना कहीं उनमें से काफी सारे CSAT में रह गए. ऑलराइट, आज हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं. एक तो कल भी हमने देखा था, सॉरी फ्राइडे को, दैट पोर्टल लॉन्च किया गया है पीएम इंटर्नशिप स्कीम के लिए जो टॉप 500 कंपनीज के साथ कराई जाएगी. एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन है. लास्ट ईयर इसी तरीके से वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन पूछा था यूपीएससी ने. एंड नेक्स्ट इज करेंसी स्वैप एग्रीमेंट जो मॉलडीव चाहता है कि हम उनके साथ साइन करें. ठीक है, और जापान के साथ हमने ऑलरेडी किया हुआ है $75 बिलियन का. तो ये क्या होता है, किस तरीके से फंक्शन करता है, इसके बारे में जानेंगे. बाकी सब छोटी छोटी न्यूज है. यहाँ पे बंगाल में एक चाइल्ड का रेप हुआ है तो उसी के रिस्पेक्ट में हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है दैट ऑटोप्सी कराइए आप एम्स में. और यहाँ पर जो न्यूज में है पॉक्सो, इसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इन डेप्थ. ओके, तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. जब आप रेगुलर फॉलो करते हैं तो आपका काफी टाइम सेव होता है ऑन डे टू डे बेसिस. ये एक अपने आप में बड़ा इशू है. कल मैंने आपके साथ 20 मिनट सीरीज में 3-4 वीडियोस अपलोड किए थे. ठीक है, उसी तरीके से हम एक और वीडियो करेंगे एक दिन अबाउट दिस. ये जितनी भी स्कीम्स चल रही हैं इन द नेम ऑफ फ्रीबीज, स्पेशली हर एक स्टेट में गवर्नमेंट्स आजकल वुमेन को अपना वोट बैंक बनाने के लिए ₹1000 मंथली, 1250 मंथली सभी को दे रहे हैं. उससे जो फाइनेंशियल स्ट्रेस पड़ रहा है हमारी इकोनॉमी पे, तो कई इकोनॉमिस्ट का कहना है कि हम भी श्रीलंका के रास्ते पर ही जा रहे हैं. कभी ना कभी ये दिक्कत दे जाएगी. These freebies या some sort of support is good if it is accompanied by employment generating. अगर साथ में कोई एम्प्लॉय जनरेटिंग प्रोग्राम भी चल रहा है, उससे जॉब्स भी आ रही है, तो ये अभी ठीक है. जैसे कर्नाटक गवर्नमेंट युवा लड़कों को जो ग्रेजुएट्स हैं उनको ₹3000 देती है, लेकिन सिर्फ 1 साल के लिए कि 1 साल में आप अपनी जॉब वगैरह देख लीजिए या कोई न्यूज के लिए एक्वायर करनी है तो वो कर लीजिए, तब तक सरकार आपको सपोर्ट करेगी. बट अगर आप सिर्फ ये फ्रीबीज ही देते जा रहे हैं विदाउट टेकिंग एनी मेजर और एनी स्टेप्स टू क्रिएट द एम्प्लॉयमेंट, तो फिर ये अल्टीमेटली हमें श्रीलंका के रास्ते पर ही ले जाएगा. इसे हम सेपरेटली 20 मिनट्स में डिस्कस करेंगे क्योंकि ऐसे इश्यूज पर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है और इंटरव्यू में आपसे पूछी भी जाते हैं इसी तरह की चीजें कि आपके थॉट्स इसमें क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली जो सिलेक्ट होते हैं वही आगे जाके पॉलिसी मेकर बनेंगे. नेता नहीं बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते ब्यूरोक्रेट्स हैं. 3 टियर वॉर इन वेस्ट एशिया. तो अभी तक हमने इस पूरे रीजन के बारे में जो समझा, मैं बार बार मैप नहीं दिखा रहा आपको. तो एक तरफ ये फाइट कर रहा है इसराइल हमास से, दूसरी तरफ लेबनान में उसने हिजबुल्लाह के साथ भी फाइट कर रखी है और इधर पूरी तरह से ईरान के साथ उलझा हुआ है. तो दिस इज कॉल्ड एज 3 टियर फाइट. राइट, नाउ दिस हिजबुल्लाह इज ए शिया ऑर्गेनाइजेशन और उधर नीचे हाउथीज भी बैठे हैं. हालांकि उनके साथ थोड़े दिन चला था इशू, मगर वो रेड सी में सभी शिप को टारगेट करते हैं. उन्होंने सिर्फ एक बार इसराइल पे मिसाइल फायर की थी. देखिए, वो भी शिया ऑर्गेनाइजेशन है बट दिस हमास इज एक्चुअली ए सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन एंड ईरान इटसेल्फ इज ए शिया कंट्री. वो हमास को सिर्फ इसलिए सपोर्ट करता है ताकि इसराइल को रोक सके. तो इस वक्त इसराइल जो है वो इन तीनों कंट्रीज के साथ बराबर से उलझा हुआ है. नाउ देयर वाज अ टाइम बिफोर दिस October 7 अटैक जब वर्ल्ड को लग रहा था कि शायद अब फर्स्ट थिंग इज कि पैलेस्टीन इशू उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा. अरब कंट्रीज जो इसको पूरा अपने इसको प्रोपोगेट करती रहती थी लगातार कि पैलेस्टीन इशू इज इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, बट कहीं ना कहीं उनको समझ में आया कि ये स्टेटस क्यू जो है उसको चेंज नहीं किया जा सकता. तो अब्राहम अकॉर्ड आया जिससे लगा कि अरब और इसराइल के बीच रिलेशन नॉर्मल होंगे. सऊदी अरेबिया को भी इसराइल के क्लोज आना पड़ा क्योंकि सऊदी अरेबिया है सुन्नी वर्ल्ड का लीडर और ईरान है शिया वर्ल्ड का. तो ईरान को काउंटर करने के लिए सऊदी अरेबिया को भी लगता था कि मुझे यूएस के साथ साथ इसराइल की भी जरूरत पड़ेगी. और बाकी अरब कंट्रीज जो इसराइल के क्लोज आई वो आई उसकी टेक्नोलॉजी के लिए, क्योंकि ये सब कंट्रीज भी डेवलपमेंट चाहती हैं. आजकल फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज में पार्टिसिपेट करना चाहती हैं. साथ साथ एग्रीकल्चर, स्पेशली डेजर्ट में एग्रीकल्चर करने की टेक्नोलॉजी सिर्फ इसराइल ने डेवलप की है. तो वो इन सब एरियाज पे उनके साथ कॉपरेट करना चाहते थे, न्यूक्लियर एनर्जी में कॉपरेट करना चाहते थे. और इसी वजह से ये सभी अरब कंट्रीज इसराइल के क्लोज आना शुरू हो गई थी. उसके बाद G20 समिट के टाइम हमने IMEC कॉरिडोर लॉन्च किया था. इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट से लेके इसराइल से होते हुए यूरोप से कनेक्ट होगा. ओके, तो ये सब दिखा रहा था कि कहीं ना कहीं इस पूरे रीजन में इसराइल और पूरे अरब रीजन के रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं एंड पैलेस्टीन का जो कॉज था इट इज टेकिंग द बैक सीट. राइट,
यही सब देखा नहीं गया जो लोग चाहते थे इस इशू को जिंदा रखना पैलेस्टीन के, और हमास ने अक्टूबर 7 पे इतना मैसिव अटैक किया और उसके रिटेलिएशन में इसराइल ने जिस तरीके से किया, तो फिर अब ये सारे जो इनिशिएटिव्स थे, अब्राहम अकॉर्ड, आईएमईसी या सऊदी अरेबिया और ईरान नहीं, इसराइल, सऊदी अरेबिया इसराइल रेप्रोचमेंट, ये सब बैक सीट पे चला गया। ओके, तो उस एक अक्टूबर 7 के अटैक ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, जितना कुछ इंप्रूव हो रहा था यहाँ पे। दिस अब्राहम अकॉर्ड वाज साइंड इन 2020 बाय इजराइल, यूएई, बहरीन एंड मोरक्को। ये याद रखिएगा कि अब्राहम अकॉर्ड इसराइल के साथ किस किस कंट्री ने साइन किया था, ठीक है। अगर वहां सऊदी अरेबिया आ जाएगा तो आपको लगेगा इसने भी किया होगा, नहीं किया था। सिर्फ इन 4 कंट्रीज ने किया था, लेकिन सऊदी अरेबिया वैसे उसके साथ अप्रोचमेंट करने को तैयार था, क्योंकि वो भी यूएस का ही अलाई है इस रीजन में, सऊदी अरेबिया। ओके, सो अब्राहम अकॉर्ड किसके बीच हुआ इसराइल के साथ? यूएई, बहरीन एंड मोरक्को। ओके, this announced a new age Arab-Israeli partnership. Saudi Arabia was in advanced stage of normalizing its ties with Israel. Similarly, G20 में हमने अनाउंस किया an ambitious economic corridor that sought to connect India's western coast to Europe through Persian Gulf, Jordan and Israel. तो ये सारे डेवलपमेंट्स हो रहे थे, तब लग रहा था वर्ल्ड को कि अब शायद चीजें यहाँ से ठीक होंगी, क्योंकि अरब्स को पिछले कुछ सालों में लगने लगा था कि पैलेस्टीनियन इशू हैज लॉस्ट इट्स जियोपॉलिटिकल करेंसी। कई बार पैलेस्टीन को लेकर लड़ाई हो चुकी थी इसराइल से, हर बार अरब कंट्रीज हारी। ये तो उनके जो बैकग्राउंड रिलेशनशिप चल रहे थे इसराइल के साथ, उन्होंने सोचा अब इसे फॉर्मलाइज करने का वक्त आ गया है, फॉर्मलाइजिंग द डेकेड ओल्ड बैकरूम रिलेशनशिप विद इसराइल। और इंडिया के कंटेक्स्ट में भी आप जानते ही होंगे कि जब तक यूएसएसआर डिसॉल्व नहीं हुआ था, तब तक हमने इसराइल के साथ फॉर्मल रिलेशनशिप डेवलप नहीं किए थे, हमने सिर्फ बैकडोर रिलेशनशिप रखे थे इसराइल के साथ। US wanted to bring the Sunni Arab and Israelis to reshape West Asia and isolate Iran. Iran is a Shia country, okay, जिससे सऊदी अरेबिया उतना ज्यादा पसंद नहीं करता। तो अगर सुन्नी कंट्री दैट इज सऊदी अरेबिया एंड अदर्स एंड इसराइल, ये दोनों साथ आ जाती हैं, तो यूएस के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता ईरान को आइसोलेट करने के लिए। हालांकि दूसरी तरफ चाइना अपनी मीडिएटिंग पावर बढ़ाते हुए, अपनी डिप्लोमेटिक पावर बढ़ाते हुए, उसने भी ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन दोबारा रिस्टैब्लिश करवा दिए थे। ओके, तो वहां भी एक डिप्लोमेसी चल रही है। But this attack by Hamas not only torpedoed this status quo but also triggered a chain of events that led to a wider regional conflict. ये अभी तक की पूरी पिक्चर है। Over past 12 months, Israeli Defense Force have killed more than 41,000 Palestinians and injured nearly 1 lakh Palestinians. जैसे ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन कहता है, ये उनका कहना है कि ऑक्टोपस की तरह ईरान बैठा हुआ है हेड पे और ये सब उसके हैंड्स बने हुए हैं, ठीक है। हमास, हिजबुल्लाह, Houthi and others. Hezbollah, the Iran-backed Lebanese militia group, opened a support front in Israel's north, taking the war to Iran by attacking its embassy complex in Damascus. सीरिया में जो ईरान की एम्बेसी उस पर अटैक किया था ना, जब उसको मारा था वहां पर। Now Israel is fighting three-tier regional war in West Asia. Israel went to Gaza with two declared objectives. पहला, to destroy Hamas, and second was to secure release of hostage. ठीक है, और बीच में ही उसने हिजबुल्लाह पर भी अटैक शुरू कर दिए, क्योंकि वो बॉर्डर रीजन पे रहता है इसराइल और लेबनान की। वो भी रॉकेट अटैक वगैरह करते रहते थे इसराइल पर, जिसे हम लोग कहते हैं अपर गैलीली रीजन, जहां पे है ना सी ऑफ गैलीली। ठीक है, सो इट वांट टू वीकन ईरान, इट्स मेन रीजनल राइवल। तो अल्टीमेटली इस ऑक्टोपस की ये सारे हाथों को काट के वो ईरान को ही वीक करना चाहता है, जिसकी ये सारी प्रॉक्सीज हैं। ए वॉर अगेंस्ट ए राइवल ऑक्टोपस। ओके, बाकी इसमें और कुछ नया नहीं है। इजराइल इज सेट टू कैरी आउट ए डिसिसिव अटैक इन ईरान इन रिटेलिएशन फॉर द अक्टूबर 1 बैलिस्टिक मिसाइल अटैक बाय द ईरानियन। अब ये जो अभी अक्टूबर 1 पे बैलिस्टिक मिसाइल अटैक किया ईरान ने, उसके रिस्पॉन्स में रिटेलिएट करेगा इसराइल। और बाइडेन ने कल कहा भी कि अगर मैं इसराइल की जगह होता तो मैं ऑयल फील्ड्स को छोड़ के कहीं भी अटैक कर देता ईरान पे, क्योंकि वो चाहता है यूएसए की ऑयल फील्ड्स पे अटैक ना हो, अदरवाइज पूरे वर्ल्ड को इन्फ्लेशन झेलना पड़ेगा। एंड एट द सेम टाइम रशिया से भी रिपोर्ट आ रही है दैट रशिया हैज सप्लाइड इट्स मिसाइल्स टू ईरान। अब ये मिसाइल्स ईरान सिर्फ अपने डिफेंस के लिए यूज करता है, यानी कि अगर इसराइल की तरफ से फायर की जाती है तो उनको रोकने के लिए, या फिर रशिया की दी हुई मिसाइल्स को ईरान अटैक करने के लिए यूज करता है इसराइल पर। ये डिसाइड करेगा कि ये वॉर यहाँ से और आगे बढ़ेगी या कंट्रोल होगी। ठीक है,
रशिया ने मिसाइल्स तो दे दिए हैं, बट ईरान उसे अपनी प्रोटेक्शन के लिए यूज करता है तो ठीक है, लेकिन अगर वो अटैक करने के लिए यूज कर गया तो फिर रशिया इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, जो कि नाटो फोर्सेस को पसंद नहीं आएगा। ओके, चलिए यहाँ पर माओइस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इसको रिस्पेक्ट में मैंने ऑलरेडी 450 प्लस में आपको पूरा सेशन किया हुआ है, उम्मीद करता हूँ अपने नोट्स बनाए होंगे, बाकी इसमें और कुछ नया नहीं है। यहाँ पर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने 31 माओइस्ट को किल किया है इन सदर्न छत्तीसगढ़, जो कि लास्ट बेस्टियन माना जाता है इन इंसर्जेंट्स का। The Maoists have likely lost much of their clout and presence across jungles in central and eastern India. Their remaining firepower pose a threat in places where they remain active. Maoists are now facing fatigue from them as well as alienation. क्योंकि जब नक्सलिज्म शुरू हुआ था तो इनको ये लगता था कि हम भी चाइना की तरह, जैसे चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ने केएमटी पार्टी को मार भगाया था, ठीक है, वहां से डेमोक्रेसी हटा दी, उनको भगा के ताइवान भेज दिया और खुद ने पूरा चाइना कैप्चर कर लिया, यानी कि पूरा की पूरा जो डेमोक्रेसी थी उसको ओवरटेक कर लिया था। वैसे ही एम्बिशन लेके कभी ये माओइज्म हमारे यहाँ शुरू हुआ था कि रखई उसके नाम पे गया है, कि इंडिया में भी ये लोग इस तरह का रेवोल्यूशन करना चाहते हैं, क्योंकि ये इलेक्शन सिस्टम, डेमोक्रेटिक सिस्टम इनमें बिलीव नहीं करते। बट पिछले ऑलमोस्ट 50 ईयर्स से ज्यादा से लड़ते लड़ते कहीं ना कहीं एक फैटिग आ जाता है कि ये चीज इंडिया में रेप्लिकेट करना पॉसिबल नहीं है। और कहीं ना कहीं ट्राइबल्स को भी ये लगने लगता है कि यार हमें हथियार दिए जा रहे हैं, हमें लड़ाया जा रहा है, बट सच्चाई ये है कि इन सभी माओइस्ट मूवमेंट्स की जो लीडरशिप है वो नॉन ट्राइबल्स के हाथों में है। Similar insurgencies in Peru, Philippines, Malaysia, Colombia have also failed. So जो चाइना में सक्सेसफुल हुआ वो बाकी कंट्रीज में भी सक्सेसफुल हो, ये जरूरी नहीं है। For Indian Maoists, over-dependence on militarism to pursue political aims at the subordination of political ideological work, resulting in a spiral of violence, and that have turned potential supporters mostly poor tribal people. क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप अपनी कम्युनिस्ट पार्टी बना के डेमोक्रेटिक वे में ही आगे बढ़ रहे हो, आपने बहुत ज्यादा फोकस कर रखा है मिलिट्री एस्पेक्ट पे, हथियारों पर, और उस वजह से हर आम आदमी मरने को या लड़ने को तैयार नहीं है वहां पर। These issues have led to Maoists to neglect the opportunities available within Indian democracy despite its flaw. क्योंकि केरल में अगर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बन सकती है, बंगाल में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट 30 साल राज कर सकती है, तो वो अपॉर्चुनिटी थी आपके पास विद इन इंडियन डेमोक्रेसी कि आप अपनी आइडियोलॉजी के साथ विद इन डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क और अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में जो चेंजेस करना चाहते थे आप कर सकते थे। बंगाल ने भी किए थे, केरल ने भी किए थे, इनफैक्ट केरल इज वन ऑफ द लीडिंग स्टेट इन टर्म्स ऑफ सोशल इंडिकेटर्स, ठीक है, बट आपने वो नहीं किया, आपने मिलिट्री एस्पेक्ट पर ज्यादा फोकस किया एंड उसी वजह से आपका ये डाउनफॉल हुआ है। तो बाकी माओइस्ट के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए हैं वो सब हम पहले बात कर चुके हैं। लर्निंग कर्व, पीएम इंटर्नशिप स्कीम यहाँ पर पायलट प्रोजेक्ट बेसिस पर लॉन्च की गई है, ऑनलाइन पोर्टल्स के लॉन्च कर दिया है जिसमें कंपनीज अपने आप को रजिस्टर कर रही हैं। सो देखते हैं यहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट से क्या रिजल्ट्स आते हैं, उसके बाद ही इसको पैन इंडिया लेवल पर ले जाया जाएगा। It will match companies willing to offer year-long on-the-job training stints with young people striving to find a job. ये ब्रिज करेगा गैप बिटवीन एजुकेशन प्रोवाइडेड एंड द रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल स्किल्स डिजायर्ड बाय एम्प्लॉयर्स। वेल नोन फर्म्स कुड ऑफर सम फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेशन एट द एंड ऑफ इंटर्नशिप। अभी पायलट प्रोजेक्ट बेसिस पे लॉन्च किया जाएगा, फर्स्ट बैच है ये, क्योंकि टारगेट रखा गया है टू क्रिएट 1 करोड़ इंटर्नशिप बाय मार्च 2029, दैट इज इन नेक्स्ट 5 years. The full scope of the outcome can only be assessed after December 2025, जब एक साल खत्म होगा बच्चों का, पहला बैच निकलेगा, तभी हम ये असेसमेंट कर पाएंगे कि यहाँ से जितने बच्चे निकले इसमें पहले बैच में, उन्होंने क्या स्किल्स एक्वायर किए और क्या उनको कंपनीज ने रिटेन किया है जिन्होंने उनको वो स्किल्स प्रोवाइड की, या फिर उन्होंने जब दूसरी कंपनी में जाके जॉब के लिए अप्लाई किया है तो क्या उनके जॉब के प्रोस्पेक्ट ब्राइट हुए या नहीं। ओके, बट इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे प्लान टू प्लेस इंटर्न्स विद इन और नियर देयर डिस्ट्रिक्ट। इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि देखिए इंडिया की जो 50% जीडीपी आती है मैन्युफैक्चरिंग में, वो सिर्फ 5 स्टेट से आती है, उसमें भी पर्टिकुलर क्लस्टर्स बने हुए हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप उन इंटर्न्स को उनकी डिस्ट्रिक्ट के आसपास ही जॉब दिला पाओ। ये ट्रेनिंग कराना इज वन थिंग, बट अब जैसे भोपाल है, उसमें बीएचईएल है, अगर वहां पे आपने एक साल ट्रेनिंग दे भी दी तो दैट डजंट मीन कि आप यहाँ से निकल के जब ये अगले साल वापस आएंगे जॉब सेक्टर में तो उन्हें वहीं जॉब मिल जाएगा भोपाल में। That's not gonna possible. Okay, and if that is not feasible within their state, अब अगर भोपाल में नहीं मिल सकती तो एटलीस्ट विद इन द स्टेट ही दिलाई जाए, जैसे इंदौर, जबलपुर या अदर एरिया। नाउ इट इज अनक्लियर हाउ दिस विल प्ले आउट इन लेस इंडस्ट्रियलाइज एंड लेस सर्विस ओरिएंटेड स्टेट्स। अब जैसे बिहार जैसे स्टेट है, वो इंडस्ट्रियलाइज भी नहीं है ज्यादा, ना ही उनके यहाँ पर सर्विस सेक्टर का इतना कोई बूम है। सिमिलर सेम इज द केस विद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो ये जो प्लान है आपका कि हम विद इन योर डिस्ट्रिक्ट या नियर बाय योर डिस्ट्रिक्ट या फिर विद इन योर स्टेट हम आपको सेटल करने की कोशिश करेंगे, तो दैट्स नॉट गोना हैपन।
The scheme also needs to incorporate digital and soft skills that are vital for modern workplace. Soft skills like जैसे केयर इकोनॉमी में होता है, नर्स वगैरह उनके बात करने का तरीका, केयर एंड ऑल दोस, वो सब सॉफ्ट स्किल्स कहलाती हैं। एक बार स्कीम के फंक्शंस को रिवाइज कर लेते हैं। पहले भी हम 2 बार कर चुके हैं इसको। गोल है टू प्रोवाइड इंटर्नशिप टू 1 करोड़ यूथ इन टॉप 500 कंपनीज ओवर नेक्स्ट 5 इयर्स। और ये जो ऑनलाइन पोर्टल है वो लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने। प्लीज याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स में मत मार देना, वहां पर अगर क्वेश्चन आए, स्टेटमेंट आए, यही गलती कराते हैं। ठीक है, ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया है, इट हैज बीन डन बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, नॉट बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स। इंटर्न्स विल रिसीव ए मंथली स्टिपेंड ऑफ 5,000 रुपीज, जिसमें से 4,500 देगी सेंट्रल गवर्नमेंट बाय डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एंड 500 कंपनी देगी अपने सीएसआर से। इसके अलावा जब आप ज्वाइन करें तो आपको वन टाइम ग्रांट दिया जाएगा 6,000 का अपॉन ज्वाइनिंग एंड इंश्योरेंस कवरेज अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड सुरक्षा बीमा योजना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है 21 to 24 years, but provided they are not engaged in full-time employment and it is open to those who have passed class 10 or higher. एक्सक्लूजन की मैंने बात की थी कि अभी क्राइटेरिया काफी टाइट रखा गया है, बट इसमें कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं है, तो इसको हम आप एक आध साल बाद देखेंगे पायलट प्रोजेक्ट के बाद किसके क्राइटेरिया को और ब्रॉड किया जाएगा। एक्सक्लूड किया जाएगा उन लोगों को जिनकी फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब में है ऑलरेडी, या फिर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस लाइक आईआईटी, आईआईएम, सीए एंड सो ऑन, एंड वो हाउस होल्ड जिनकी इनकम 8 लाख रुपए से ज्यादा है, इनको एक्सक्लूड किया जाएगा। ये इस पर डेफिनेटली आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन मिलेगा। ओके, सो एडिटोरियल पेज पे 3 हमारे काम के थे। ये महाराष्ट्र का पॉपुलिस्ट गैम्बल ही है जहां पर महिलाओं को पैसे दिए जाएंगे। A consequence of this mismanagement is the suspension of aid to families of farmers who have died by suicide. अब सरकार ने इस स्कीम को शुरू करने के बाद जो दूसरी एक स्कीम चलती थी जहां पे जिस फार्मर ने सुसाइड कर लिया उसकी फैमिली को सपोर्ट दिया जाता था, वो स्कीम बंद कर दी है। ओके, सेकेंड इज कि यहां पर जब आपने पैसा डाइवर्ट कर दिया महिलाओं को देने में, तो ऐसे कई कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो काम कर रहे थे फॉर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, उनके पेमेंट रुके हुए हैं अप टू 500 करोड़, जबकि प्रोजेक्ट वो कंप्लीट करके दे चुके हैं आपको। ठीक है, तो इसी तरह से याद कीजिए कर्नाटका के कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने लिखा था प्रधानमंत्री को कि जब उनकी गवर्नमेंट थी बीजेपी की, यहाँ पे हिस्सा मांगा जाता है हर कॉन्ट्रैक्ट में हमसे, और इतना मांगा जाता है कि फिर उसके बाद हमें क्वालिटी डिग्रेड करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह जाता अपने प्रॉफिट मार्जिन के लिए। ओके, तो ये स्कीम बंद होना हो या कॉन्ट्रैक्टर्स का पेमेंट रुकना हो, पूरे डेवलपमेंट वर्क रुकना हो, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपनी फंड्स, अपने जो सरकार का पैसा है उसको दूसरी जगह मिसडायरेक्ट कर रहे हैं। लड़की बहन स्कीम एग्जाम्पलीफाइज ए ब्रॉडर ट्रेंड इन इंडियन पॉलिटिक्स। अब ये ट्रेंड सबसे पहले सक्सेसफुल हुआ था हमारे मध्य प्रदेश में, जहां शिवराज सिंह चौहान ने अनाउंस किया था कि वो 3,000 रुपए मंथ देंगे महिलाओं को। हालांकि पहले उन्होंने 1,000 रुपए से शुरू किया, उसके बाद फिर उन्होंने उसको बढ़ा के 1,250 रुपीज कर दिया, और उसके बाद अब कह के गए थे कि मैं इसको 3,000 भी कर दूंगा, लेकिन तब तक उनको सीएम पद से हटा दिया गया। ठीक है, मोहन यादव बन गए थे। तो और उसका नतीजा ये हुआ कि मध्य प्रदेश, जहां पर इस वक्त शायद मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ की स्टेट पीएससी अपनी एक साइकिल कंप्लीट करने में 3 से 4 साल ले रही है। इतना कुछ होने के बाद भी लोगों ने 29 आउट ऑफ 29 लोकसभा सीट्स बीजेपी को दी। और ये जो दिया, और इवन जो स्टेट असेंबली इलेक्शन भी हुए थे उसमें भी 230 में से मोर देन 175 सीट्स इन्होंने बीजेपी को दी। इन दो चीजों ने एक बात के लिए कन्विंस कर दिया बीजेपी और अदर पार्टीज को भी कि विमेन कैन बी ए गुड वोट बैंक, अगर आप उनको सिर्फ 1,000-2,000 रुपए तक मंथली दे सकते हो। बट जो नहीं देख पा रही है विमेन्स, वो ये कि जब आपके घर में जॉब नहीं मिलेगी किसी को, तो ये 1,000-2,000 से घर नहीं चलेगा। ठीक, हम छोटी सी भी लो स्किल जॉब की भी बात करें, अगर जैसे कपड़ा फैक्ट्री है, जूते फैक्ट्री, ये एमएसएमई बहुत सारे बंद हो गए हैं लॉस की वजह से, और इसके लिए बहुत हद तक योगदान जाता है जीएसटी स्ट्रक्चर को। ओके, तो ये छोटे छोटे बंद होने से, जहां पे लोगों, जब यही इनकी बच्चे जॉब करते हैं, 15,000 20,000 रुपए मंथ मिलता है, वो चीज ये 1,000 रुपए कंपेंसेट नहीं कर सकती। आप ब्लाइंडली इस तरीके से वोट नहीं दे सकते कि हमें तो पैसे मिल रहे हैं तो हम दे रहे हैं। सच इनिशिएटिव हैज लेड टू अनसस्टेनेबल फिजिकल प्रैक्टिस, फेलिंग टू जनरेट लॉन्ग टर्म ग्रोथ और जॉब क्रिएशन। अगर आप ये सिर्फ टेम्पररी दे रहे हो कि जब तक हम लोग आगे प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग प्रोजेक्ट्स में, तब ठीक है। लेकिन अगर आप वो सारी जॉब्स वगैरह रोक के, स्मॉल एमएसएमएस को खराब करके आप ये 1-2 हजार रुपए दे के अगर सोच रहे हो कि ये अच्छा है, तो ये बर्बादी लाएगा। जैसा कि बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था, एंड इस पॉइंट को आप एज इट इज ही कोट करेंगे बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जस्ट अ सेकेंड, इस पॉइंट को अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। However good a constitution may be, if those who are implementing it are not good, it will prove to be bad.
However, bad a constitution may be, if those implementing it are good, it will prove to be good. तो कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा बुरा नहीं होता, उसे इंप्लीमेंट करने वाले लोग अच्छे बुरे होते हैं. The increasing reliance on freebie culture in Indian politics is reaching dangerous level, posing risk to country's fiscal health. Economists warn that India could face a fiscal collapse like Sri Lanka if such trend continues. State must shift from short-term freebies to sustainable solutions that offer long-term benefits. ओके, नेक्स्ट इज सिविल वॉर इन सूडान. इस पे पहले एक आर्टिकल आया था, तब भी हमने बात कर ली थी. प्रीलिम्स के लिए याद रखिएगा दिस थिंग, दारफुर रीजन. ओके, पहले ये लोग आपस में लड़ लड़ के अलग अलग कंट्रीज बन गए. साउथ सूडान अलग हो गया सूडान से. नाउ देयर इज फाइट बिटवीन सूडान देमसेल्फ. एक तरफ है सूडानी आर्मी और दूसरी तरफ है आरएसएफ. सूडानी आर्मी को सपोर्ट कर रहा है यूएई, एंड जैसा कि क्लेम किया जाता है कि रशिया भी कर रहा है. पर सच्चाई ये है कि रशिया इनको भी सपोर्ट कर रहा है. और मैंने आपको हमेशा बताया, जितने भी रिसोर्स रिच रीजन होते हैं वर्ल्ड में, चाहे हमारे यहाँ माओइस्ट हो, उनको अगर कोई सपोर्ट कर रहा है तो इसीलिए कि तुम लोग कुछ एरियाज कैप्चर करके रखो, मिनरल वेल्थ वगैरह हम एक्सप्लॉइट करते रहेंगे. ओके, सिमिलरली यहाँ भी वही हाल होता है कि अब ये जो रीजन आप देख रहे हो ना, ये ग्रीन कलर में, ये पूरा वो रीजन है जो रेबल्स ने कब्जा कर रखा है. तो बाकी में फाइट चल रही है, वो तो चल रही है, बट ये रीजन पूरी तरीके से रेबल के कंट्रोल में है. अब इन्हें ये फाइट फाइनेंस करने के लिए क्या चाहिए? हथियार चाहिए. ठीक है, सो दे वांट मनी, दे वांट वेपन्स. और ये वेपन्स कहां से आता है? फिर ये ऑयल रिजर्व्स वगैरह एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये क्रिटिकल मिनरल्स वगैरह एक्सट्रैक्ट करेंगे, जो प्राइवेट कंपनीज आएगी उनको अपने यहाँ काम करने देंगे और उनसे अपना शेयर लेते रहेंगे. ठीक है, और फिर उन्हीं से हथियार खरीदते रहेंगे. एंड दैट्स वाई दी पावरफुल कंट्रीज ऑलवेज वांट कि अफ्रीकन कंट्रीज में ये लड़ाई चलती रहे. बट ऑब्वियसली बात है, ये बातें आप एग्जाम में नहीं लिख सकते. एग्जाम में आप जो लिख सकते हैं वो ये कि यहाँ पर जब लाइन ड्रॉ की गई थी इन कंट्रीज की बॉर्डर, तो एथनिसिटी का ध्यान नहीं रखा गया था. इस वजह से ये लड़ाइयां हैं. सेम ट्राइबल कम्युनिटी या सेम एथनिसिटी के लोग बॉर्डर के अक्रॉस डिवाइड हो गए. यानी कि अगर इनको ट्राइबल बेसिस पे, एथनिसिटी बेसिस पे अपनी अपनी कंट्री दी गई होती तो शायद ये लड़ाइयां इतनी नहीं होती. बट सच्चाई ये है कि जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हो तो उसमें बिस्मार्क ने, जब जर्मनी का राइज हुआ था यूनिफिकेशन के बाद, तो उसने वहां पर मैप पे बैठ के डिसाइड की थी. इसे आप ऊपर देखेंगे, नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज जो है इनकी बॉर्डर्स भी जो है काफी स्ट्रेट है. ठीक है, और ये स्ट्रेट इसीलिए, ये यहाँ आप देखिए, क्योंकि ये कभी इंडिया पाकिस्तान की तरह ग्राउंड लेवल पे आके चेक नहीं किया गया था कि कहाँ कितनी एथनिसिटी है, कितना पॉपुलेशन का डेटा कुछ नहीं था इनके पास. इन्होंने सिर्फ स्केल लेकर वहीं पे डिवाइड कर दिया था कि ये कंट्री हमारे इन्फ्लुएंस में आएगी या आपके इन्फ्लुएंस में आएगी. इसीलिए इनकी एथनिसिटी, यानी कि इनकी जो फॉर्मेशन हुई है, वही इस बेसिस लड़ाई का सबसे बड़ा बेसिस बनता है. ओके, हालांकि ये सब शुरू हुआ था एक मिलिट्री पावर को लेकर कि कौन पावर कैप्चर करेगा, बट अल्टीमेटली ये बढ़ते बढ़ते पूरी एथनिसिटी को अपनी पकड़ में ले लिया. ये चीज राइवलरी से शुरू हुई थी बिटवीन अब्दुल फती अल बुरहान, जो कि अभी प्रेसिडेंट हैं, एंड हमदम दगालो. इन दोनों के बीच हुई थी. फिर दोनों ने अपनी अपनी आर्मी बना ली एंड ये विनाश हो गया यहाँ पर. ओके, नेक्स्ट इज कि यहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन मेंशन में था. तो ऐसे ही किसी आर्टिकल से पिछले साल वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन पूछा गया है, तो मैं आपके साथ ये डिस्कस कर देता हूँ. इसके बारे में याद रखिए, इंडिया ने इसको ज्वाइन किया है 2008 में. ठीक है, जबकि ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है 1951 से, बट इंटरनेशनल माइग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन को इंडिया ने ज्वाइन किया था 2008 में. ओके, हेडक्वार्टर है जिनेवा में, 175 मेंबर्स हैं एंड 8 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं. यानी कि अभी भी सारे मेंबर्स ने इसको ज्वाइन नहीं किया यूएन के. तो अगर स्टेटमेंट इस तरह का आता है कि ऑल यूएन मेंबर्स आर मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, देन नो, इट इज रॉन्ग. ओके, एंड इंडिया वाज द फाउंडिंग मेंबर. नो, इंडिया ने इंडिया 2008 में बनाया. गोल क्या है? टू promote human and orderly migration for benefit of all through providing services and advice to governments and migrants. दो रिपोर्ट निकालता है, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट एंड वर्ल्ड हेल्थ एनुअल रिपोर्ट. की एरियाज ऑफ वर्क, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट, माइग्रेशन हेल्थ, उनके जो डिस्प्लेस पॉपुलेशन उनकी हेल्थ का ध्यान रखना, इमरजेंसी ऑपरेशंस परफॉर्म करना, रिलीफ एंड पोस्ट क्राइसिस रिकवरी प्रोग्राम एंड काउंटर ट्रैफिकिंग. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज जब भी इस तरह से कहीं पे प्रॉब्लम्स होती हैं वर्ल्ड में, तो सबसे ज़्यादा होता है कि जो वुमेन्स हैं, चिल्ड्रंस हैं, इनकी ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. ठीक है, तो उसको प्रिवेंट करना भी इसी का गोल है. नेक्स्ट इज टेलीग्राम चेंज इट्स स्टांस ऑन कंटेंट मॉडरेशन पॉलिसी. अब एक टाइम था जब इसको अरेस्ट किया गया था, तो इसने कहा था कि हम लोग कोई डेटा नहीं रखते हैं, अगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हमसे मांग भी रही है तो हम नहीं दे सकते, हम मेंटेन ही नहीं करते. लेकिन अब इसने चेंज किया है अपना स्टैंस, और अब इन्होंने एग्री किया है कि हम कॉपरेट करेंगे
In September 24, Telegram CEO Pavel Durov announced changes to company's privacy policy. The platform will now comply with valid legal requests by providing user data such as phone number and IP address. तो अब अगर कुछ गलत चीज होती है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी डिमांड करती है, तो ये फोन नंबर एंड आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेंगे. Previous policy, Telegram had previously stated that it does not process any request. It does not process any request related to. Just a second, इसको बड़ा कर लेने दीजिए. Okay. Earlier, Telegram का स्टैंड था, it does not process any request related to user data and protected private chat. जैसे जो सीक्रेट चैट वगैरह होती है टेलीग्राम में, उनका डेटा ये नहीं रखता. बट इसने ऑल्टर की है अब अपनी पॉलिसी इन सितंबर, अपडेटिंग इट्स एफएक्यू ऑल्सो. एंड पहले एक ऑप्शन आता था पीपल नियर बाय, उसको अब इसने रिप्लेस कर दिया है विद बिजनेस नियर बाय एम्ड एट वेरीफाइड बिजनेसेस. अगर अदर ऐप से कंपेयर करें तो सिग्नल है जो जिसकी सबसे स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन है इन एंड टू एंड इंक्रिप्शन. इट इज रन बाय नॉन प्रॉफिट एंड इट डजंट कलेक्ट यूजर डेटा फॉर एडवर्टाइजिंग. ठीक है, इसका भी वही स्टैंड है जो पहले टेलीग्राम का था कि हम लोग कोई यूजर डेटा एडवर्टाइजिंग के लिए कलेक्ट नहीं करते. व्हाट्सएप भी एंड टू एंड इंक्रिप्शन फॉलो करता है, बट ये मेटा डेटा को रिटेन करता है. ठीक है, जब भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने डिमांड की है या लीगल ऑर्डर्स आए कोर्ट से, तो व्हाट्सएप ने डेटा दिया है. इंडियन लॉ के अंडर में क्या ऑब्लिगेशन है, इसमें हम लोग कई बार बात कर चुके हैं पहले. These messaging apps and intermediaries in India are required to assist law enforcement when ordered to do so. जब कोई मर्डर हो जाता है, रेप हो जाता है, तो अगर व्हाट्सएप चैट वगैरह निकालनी है तो देनी पड़ेगी कंपनी को. अंडर इंडियन लॉ, सोशल मीडिया कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट कंटेंट दैट लीड्स टू क्रिमिनल एक्टिविटी. अब जैसे चाइल्ड पॉर्न वगैरह जब सर्कुलेट की जाती है टेलीग्राम पे, तो ऑब्वियसली बात है कि उसको रिपोर्ट अगर किया जाता है तो फिर टेलीग्राम वहां से उस आईडी को डिलीट करता है, बैन करता है, रेस्ट्रिक्ट कर देता है. एक टाइम था जब शायद हर कोचिंग के वीडियोस ही टेलीग्राम पे मिलने लगे थे, फिर उसके बाद कॉपीराइट का इशू आने लगा, तो अब इस तरह का कोई भी चैनल अगर आता है तो उसको बैन कर दिया जाता है अगर कंप्लेन की जाती है तो. ओके, नाउ टेलीग्राम इज गोइंग टू रिमूव अनलॉफुल कंटेंट. अनलॉफुल यानी कि अगर कॉपीराइट वायलेशन भी कर रहे हो तो अनलॉफुल ही हुआ वो. ठीक है, अनलॉफुल कंटेंट व्हेन नोटिफाइड एंड मे फेस लीगल कॉन्सिक्वेंसेज इफ द कंटेंट कंटिन्यूज टू सर्कुलेट. लाइबिलिटी ऑफ टेलीग्राम ऑफ इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म. Individuals using platform to spread illegal content could be prosecuted under Indian law as well as platform itself if it fails to act on valid request for content removal. अगर टेलीग्राम वहां पे फेल हो जाता है तो उसको भी प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, बाकी इंडिविजुअल्स को तो किया ही जाता है. ओके, सो टेलीग्राम पे कई बार लोग गाली गलौज कर लेते हैं, इट्स नॉट गुड थिंग. किसी दिन अगर किसी लड़की ने कंप्लेन कर दी तो प्रॉब्लम में आ जाओगे. India's IT Act requires platform to act quickly on government notices regarding illegal content. ऑलराइट, यहाँ पे मुझे आए हुए मोदी जी से मिलने, इन्होंने रिक्वेस्ट किया इंडिया से टू सपोर्ट ओवर लूमिंग इकोनॉमिक क्राइसिस. अब इसको लेकर इन्होंने रिक्वेस्ट किया है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के बारे में. अभी करेंसी स्वैप एग्रीमेंट क्या है इसको हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, क्योंकि पहले भी हमने एक बार पढ़ा था जब हमने जापान के साथ $75 बिलियन की डील साइन की थी. इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज कि इंडिया के पास कहीं से बहुत ज्यादा पेमेंट देना है डॉलर में, लेकिन हमारे फॉरेक्स रिजर्व अभी नहीं है या हम उसमें से विड्रॉ नहीं करना चाहते. ठीक है, तो हमारे पास तरीका क्या है कि हम मार्केट में आए अपने रुपीस लेके और उससे डॉलर खरीद लें. बट उससे क्या होगा कि हम और ज्यादा रुपी का सर्कुलेशन बढ़ा रहे हैं, डॉलर तो लिमिटेड है, तो हमारी करेंसी और ज्यादा डेप्रिशिएट कर जाएगी, यानी कि हमारी करेंसी पे और ज्यादा प्रेशर पड़ेगा. राइट, तो ये ऑप्शन तो हम नहीं ले सकते कि हम मार्केट से डॉलर परचेज करें. दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हम अपने रुपी लेके जाते हैं जापान के पास और उसका येन है वहां पे. हम उससे कहते हैं कि आप हमें $75 बिलियन के बराबर के येन हमें दे दीजिए इंडिया में. ठीक है, हमने उनको रुपीस दे दिए, उन्होंने हमें $75 बिलियन के बराबर येन दे दिए. अब हम ये जो लेकर आए हैं, अब या तो हम इससे जापान के साथ जो ट्रेड हो रहा है उसी का पेमेंट कर देंगे, ठीक है, या फिर हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे इन डॉलर्स. ठीक है, हमने येन को कन्वर्ट किया है डॉलर में, ना कि डायरेक्टली अपने रुपी को, इसलिए हमारे रुपी के करेंसी रेट पर फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, जापान का एक्सचेंज रेट सही चल रहा है येन का डॉलर के साथ, तो उससे कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, तो हमने यहाँ पर जापानीज येन लेकर आए, फिर या तो हम जापानीज येन से ही जापान के साथ जो ट्रेड है उसको पे कर देंगे, या फिर अगर किसी और करेंसी में पेमेंट करनी है तो हम जापानीज येन को कन्वर्ट कर देंगे, और फिर 1-2 साल बाद जाकर हम लोग जो रुपये अपने दिए थे हम वो वापस रिटर्न ले लेंगे और जापानीज येन जो लेकर आए थे वापस दे देंगे. ठीक है, ये होता है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट.
इससे फायदा ये होता है कि जो इनडायरेक्टली अभी अगर हमने डायरेक्ट मार्केट से परचेज किए होते डॉलर तो हमारी करेंसी पर और ज्यादा प्रेशर पड़ता, हमारी करेंसी और ज्यादा डेप्रिशिएट हो जाती और हमारे इंपोर्ट और कॉस्टली हो जाते और अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी सफर करती है इंपोर्ट लेड इन्फ्लेशन से, राइट। तो यही करेंसी स्वैप एग्रीमेंट रिक्वेस्ट किया है यहाँ पर हमसे मॉलडीव्स ने। A currency swap agreement is a financial contract between two parties to exchange a series of cash flows in different currencies. These agreements are often used to hedge against currency exchange rate risk or to obtain cheaper financing in foreign currencies. राइट, बेनिफिट्स क्या होते हैं इसके और साथ में रिस्क क्या होते हैं इसके। एक रिस्क तो ये है कि सामने वाली कंट्री डिफॉल्ट कर जाए, हम मना कर दें 2 साल बाद हम नहीं दे पाएंगे, या फिर जो ऑलरेडी एग्रीमेंट हुआ है जापानी हमें शुरू में मना कर दे कि अभी हमारी खुद की इकोनॉमी में प्रॉब्लम चल रही है हम नहीं दे पाएंगे, राइट। बट पहले बेनिफिट देख लेते हैं। इट हैज अगेंस्ट द एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, यानी कि हमारी करेंसी और ज्यादा डेप्रिशिएट कर जाती अगर हमारे पास इस तरह का एग्रीमेंट नहीं होता जापान के साथ, तो फिर एटलीस्ट एक हैज प्रोवाइड हो गया हमें अगेंस्ट एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, हमारी करेंसी का जो एक्सपोजर था उसका रिस्क थोड़ा सा कम हो गया। वी कैन एक्सेस चीपर फाइनेंसिंग इन फॉरेन करेंसी, सपोज जापानीज येन कंपेयर टू डोमेस्टिक मार्केट। Managing cash flows are more efficiently, especially for multinational corporations operating in multiple countries, and facilitating international trade by providing certainty in currency exchange rate over a specified period. रिस्क क्या है इसमें? फर्स्ट इज एक्सचेंज रेट रिस्क। अब सोचिए कि अगर फ्लक्चुएशन जो हो रहा है एक्सचेंज रेट में वो बहुत ज्यादा हो जाए कभी, ठीक है, 1-2 साल बाद जब हम पे कर रहे हैं, सपोज कि इंडिया और जापानीज येन का ही जो रेशियो है वो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो जाए तो वो एक रिस्क रहता है। क्रेडिट रिस्क, हो सकता है कि एक पार्टी डिफॉल्ट ही कर जाए। रेगुलेटरी रिस्क, अगर 1-2 साल बाद जब हम वापस रिटर्न कर रहे हैं तब अगर हमने रेगुलेशन या गवर्नमेंट पॉलिसीज में ही कोई चेंज कर दिए तो इट मे इम्पैक्ट द टर्म्स एंड लीगैलिटी ऑफ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। एंड लिक्विडिटी रिस्क, डिफिकल्ट इन फाइंडिंग काउंटर पार्टीज। अब जापान के साथ में कर रखा ठीक है, लेकिन मान लो हम मॉलडीव्स के इसके साथ कर लें, मॉलडीव्स के साथ, और कल को इसके लिए दिक्कत हो जाए, ठीक है, उसकी खुद की यहाँ लिक्विडिटी चैलेंज हो जाए, उसके यहाँ मार्केट स्ट्रेस आ जाए या हमारे यहाँ मार्केट स्ट्रेस आ जाए, ठीक है, तो ये सारे रिस्क भी इसके साथ रहते हैं। तो ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, मेंस में नहीं पूछेगा कोई आपसे। 5 क्लासिकल लैंग्वेज, ये सब मैंने आपके साथ बात कर दी थी, ठीक है, आसमीज, बंगाली, मराठी एंड वाली प्रकृत को ये सब दिया गया है। और इसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज थी, जब मैंने इसके क्राइटेरिया आपको पढ़ाए थे उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो रहा था कि आपको करीब आपका जो टेक्स्ट है, ठीक है, दिस शुड बी ओरिजिनल एंड शुड बी एंटीक एंड एंशिएंट एज लॉन्ग एज 1500 टू 2000 ईयर्स। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया में कोई भी लैंग्वेज फिट नहीं बैठती है जिन 5 लैंग्वेजेस को भी दिया गया है। ये सब लैंग्वेजेस धीरे धीरे इमर्ज हुई हैं अराउंड 14-15 सेंचुरी, जब ये भक्ति मूवमेंट हमारे यहाँ चला था उसका रोल था बंगाली, असमीज, मराठी के इमरजेंस में। ठीक है, तो ये 1,500-2,000 साल पुराना इनके पास कोई एंटीक हो, ओरिजिनल लिटरेचर हो, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो सरकार ने इस क्राइटेरिया को ही वीक कर दिया, ठीक है, ताकि इनको स्टेटस दिया जा सके। बाकी इसके बेनिफिट क्या है वो सब मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुका हूँ। ईरान कुछ फोर्स चीफ आउट ऑफ कॉन्टेक्ट सिंस बेरूत स्ट्राइक। अब ईरान की एक ओवरसीज आर्म चलता है विच इज नोन एज कुछ फोर्स, यही है जो रेगुलेट करता है इन सबको, हमास को, हिजबुल्लाह को, हाउदीज को। okay? तो ये जो कुछ फोर्स है विच इज द ओवरसीज आर्म ऑफ ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड विच ओवरसी द डीलिंग विद मिलिटिया अलाइड विद तेहरान अक्रॉस वेस्ट एशिया सच एज हिजबुल्लाह, हमास एक्सेट्रा। तो इनका जो चीफ है वो गायब है कुछ दिन से, जब से बैरूत में स्ट्राइक किया इसराइल ने। इसराइल किसी को नहीं छोड़ता, वो मार ही देता है। ओके, साइंस पेज पे आज ऐसा कुछ काम का नहीं है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।